Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is Fermi-Dirac statistic, which is taken from MSc Chemistry and the subject is Physical Chemistry. आज हम डिस्कस करेंगे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसके लिए सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस की हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक, मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट, रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेरिवेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो हम डिस्कस करेंगे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एमएससी केमिस्ट्री का टॉपिक है। इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन था, जिसमें मैंने उसके डेरिवेशन को काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। उसका डेरिवेशन और ये डेरिवेशन जो है ना, वो आपस में दोनों एकदम मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं ना, तो पहले आप उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि वो डेरिवेशन समझ में आएगा ना, तो ये डेरिवेशन भी आपको समझ में आ जाएगा। दोनों तीनों इसमें ना 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं इसमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। पहला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, सेकंड है फर्मी डिराक एंड थर्ड है बोस आइंस्टाइन। ये तीनों जो होते हैं ना, वो लगभग सेम होते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद मैं तीनों में डिफ्रेंशिएट कर दूंगी आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन मत हो, ठीक है। तो जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। स्पीड से ही हम एनर्जी निकालते हैं। जैसे अगर कोई भी एक मैं सिस्टम को कंसिडर करती हूँ और उस सिस्टम में गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो गैसेस के पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। इसको बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है। लेकिन अब वो मोशन में होते हैं तो उनकी एनर्जी कितनी होती है, तो उसको एनर्जी को निकालने के लिए स्पीड को यूज़ करके एनर्जी को निकालने के लिए बताया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में, ठीक है। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। ये भी पूरा सेम होता है, वहाँ बस डिफरेंस इसमें क्या होता है ना, वहाँ पे पार्टिकल जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो पार्टिकल हम कंसिडर करते हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए और डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम के पार्टिकल है ना, वो आइडेंटिकल होने चाहिए लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब दिखते हुए सेम होने चाहिए और हम उनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर सकते। ऐसे पार्टिकल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो है वो ओबे करता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि कोई भी एक एटम जो होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर जो होते हैं वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। जिसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगी कि यहाँ पर इस टर्म का यूज़ क्यों किया गया है, ठीक है। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक जो होता है, हम उसको जनरली यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को कैलकुलेट करने के लिए। अब ये मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट क्या होता है, तो जिसके लिए 2 टर्म आते हैं, एक होता है माइक्रो स्टेट, एक होता है मैक्रो स्टेट, ठीक है। अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वाले लेक्चर में, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, इसमें भी हमको यही कंसिडर करना है, ठीक है। उसमें भी हमको यही कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें भी दोनों में डिफरेंस होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में और बोस आइंस्टाइन में, जो कि क्या होता है, दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग लेते हैं। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में हम फर्मियॉन्स लेते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में हम बोसॉन्स लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तीनों जो है वो पूरा सेम है। पहला वाला जो था मैक्सवेल था, उसमें हम डिटरमाइन करते हैं उसके एनर्जी या फिर स्पीड को बोलेंगे। सेकेंड और थर्ड जो है ना फर्मी डिराक और जो बोस आइंस्टाइन, उसमें हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को निकालते हैं। बस पार्टिकल का डिफरेंस है, इसमें हम पार्टिकल लेते हैं फर्मियॉन्स, उसमें पार्टिकल लेते हैं बोसॉन्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट होता क्या है, पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं माइक्रो स्टेट और मैक्रो स्टेट क्या होता है। तो माइक्रो स्टेट क्या होता है, तो डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड माइक्रो स्टेट। एंड मैक्रो स्टेट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम विदाउट डिस्टिंग्विशेबल देम फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड मैक्रो स्टेट। इस एग्जाम्पल से आप समझिएगा, जैसे एक पार्टिकल है, उसको अगर मैं अरेंज करी हूँ किसी भी सिस्टम में, तो एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज होता है, ठीक है। एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल। तो इस तरीके से अगर मैं उसको अरेंज करूँगी, तो हर एक जो एनर्जी लेवल होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्टेट, जो कि क्या होता है, डिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम इसमें एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 पार्टिकल को भी रख सकते हैं। जो पर्टिकुलर एक एक एनर्जी स्टेट होता है उसको मैक्रो स्टेट बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये पूरे का कंप्लीट जो एक सिस्टम का कंप्लीट जो अरेंजमेंट होता है ना, वो क्या कहलाता है, माइक्रो स्टेट कहलाता है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट, मतलब कि एक अगर सिस्टम है तो उस सिस्टम में कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम उस पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम निकालते हैं यूज़ करके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट मतलब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल दी पॉसिबल माइक्रो स्टेट। इट मीन्स क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। जैसे हम SPDF ब्लॉक में एग्जाम्पल
बता रही हूँ पढ़ते हैं जो, जैसे पी ब्लॉक अगर में पढ़ते हैं तो पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या होती है, अगर मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो मैं इन तीनों को ऐसे भी कर सकती हूँ, अगर मेरे को इसको यही 3 फिल करना है तो मैं इसको ऐसे भी फिल कर सकती हूँ, और फिर अगर मेरे को करना है तो मैं इसको यहाँ और ये दोनों को यहाँ इस तरीके से भी फिल कर सकती हूँ। तो कितनी पॉसिबिलिटी है माइक्रोस्टेट की, उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, कि हमको अगर किसी भी एलिमेंट में, किसी भी सिस्टम में अगर पार्टिकल्स को अरेंज करना है तो कितने तरीके से हम उसको अरेंज वहाँ पे कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं उसकी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट, जिसको हम निकालते हैं यूज़ करके फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है वही चीज़ लिखा हुआ है, द वे इन विच पार्टिकल कैन बी अरेंज्ड विद इन द सिस्टम, मतलब मैक्सिमम कितने तरीके से हम एक सिस्टम में पार्टिकल को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका नेम जो था ये जो दिया था ना साइंटिस्ट ने, उसका नाम इनरिको फर्मी था एंड पॉल डिराक, इन दोनों के नेम से मिलकर के ये स्टैटिस्टिक का नाम पड़ा था, जिसका नाम था फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। ठीक है, जो कब हुआ था 1926 में। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, पार्टिकल्स जो यूज़ करेंगे वो आइडेंटिकल होने चाहिए, इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए, तो वहाँ पे कौन सा लेते हैं, फर्मियॉन्स लेते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें जो इसकी स्पिन है ना वो हाफ इंटीग्रल होनी चाहिए, जैसे कि 1/2, 3/2, 4/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसका स्पिन होना चाहिए। और अगर यहीं पे स्पिन जो होता है वो उसका इंटीग्रल आता है, इट मीन्स 0, 1, 2, 3, तो उस टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोसॉन्स बोलते हैं, और उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्मी डिराक इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे, अगर उसका स्पिन इंटीग्रल जो है वो 0, 1, 2 इस तरीके से आता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट यहाँ बोल रहे हैं जैसे इसका स्पिन इंटीग्रल जो है वो हाफ है, तो इसके अंदर का जो इंटरेक्शन होता है उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में कोई भी 2 पार्टिकल सेम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। अब यहीं से आता है पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि क्या होता है ना, सेम स्टेट में 2 पार्टिकल को हम नहीं रख सकते। इट मीन्स अगर इस तरीके से हम वो कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं पार्टिकल्स को, तो एक स्टेट में एक ही पार्टिकल को रखेंगे, 2 पार्टिकल को नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल में, इट मीन्स फिक्स है, अगर एक रखना है तो एक ही रखना है, एक से ज़्यादा हम वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। और इसी का इफेक्ट जो होता है ना वो सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ में भी पड़ता है, क्योंकि सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं ना उसमें भी क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये जो था ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक था। अब यहाँ पे थोड़ा सा तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा और क्लियर हो जाओ। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिकल कैसे होते हैं, आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। इन दोनों में पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल हुए, तो हम क्या करेंगे, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। लेकिन अब इनडिस्टिंग्विशेबल हुए तब इसमें कौन सा यूज़ करके हम निकालेंगे, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट। तब वहाँ पे देखेंगे अगर स्पिन पार्टिकल के स्पिन की वैल्यू 1/2, 3/2 हाफ इंटीग्रल है तो उसको फर्मियॉन्स बोलते हैं, तब वहाँ पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसी केस में स्पिन की वैल्यू वो होती है 0, 1, 2 इंटीग्रल होती है नॉर्मल, तो उस पार्टिकल्स को बोसॉन्स बोलते हैं, और हम उस केस में बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करेंगे। आई होप आप तीनों में डिफरेंशिएशन समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएट कर लेंगे ना तो आपको और अच्छे से चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ जो फर्मी डिराक होता है ना, इसी में ही सिर्फ रेस्ट्रिक्शन होता है कि हम एक में एक ही रख सकते हैं, बाकी मैक्सवेल और आइंस्टाइन जो होता है ना इसमें ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक का। तो ये रिप्रेजेंटेशन इट मीन्स इसका ये जो होता है वो इक्वेशन होता है, जो कि होता है Ni = 1/e EI - μ kBT+1। ठीक है, जहाँ पे दिया हुआ है kB जो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, EI एनर्जी होगा सिंगल पार्टिकल स्टेट का, और म्यू क्या होता है, टोटल केमिकल पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसको ही क्या करेंगे, पूरा डिराइव करेंगे, जो कि किसके अंदर आता है, डेरिवेशन के अंदर आता है। डेरिवेशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख लेते हैं फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के लिए, जो कि क्या होता है कि ये जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है। फिर से वही चीज़, पार्टिकल जो होते हैं वो इंडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं ऑक्यूपेंसी ऑफ एनर्जी लेवल में, इट मीन्स फिक्स होता है कि एक एनर्जी लेवल में एक ही पार्टिकल जो होगा वो प्रेजेंट होगा, और पार्टिकल का हाफ इंटीग्रल स्पिन मतलब क्या होना चाहिए, 1/2, 3/2, 4/2 एंड सो ऑन, इस तरीके से इसका स्पिन होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होगी ना, वही जो है वो ओबे करता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को, ठीक है। तो अब डेरिवेशन को जो हम डिराइव करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग होता है यहाँ से, एन जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ई जो होता है वो सिस्टम का टोटल एनर्जी होता है। तो इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, एन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ई जो होगा वो टोटल एनर्जी होता है, ठीक है, सिस्टम का एनर्जी, जिसको अगर समेशन में लेते हैं तो इसको कांस्टेंट लेते हैं दोनों टर्म को, ठीक है। अब ये कांस्टेंट कैसे हुआ, तो जो प्रीवियस वीडियो है ना आप उसको जा कर के देख सकते हैं जहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट लेते हैं तो ये वाला फार्मूला ये कहाँ से आता है ना, तो ये उससे आता है, क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वेशन है ना, उसी से आता है ये इक्वेशन। इसमें जी आई होता है, जी आई जो होता है, जी आई होता है, जी आई जो होता है वो क्या होता है, हर एक एनर्जी लेवल जो होते हैं ना उसके पार्टिकल्स, उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसका नंबर होता है। एन आई जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये एनर्जी स्टेट से लिंक कर रहा है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल से होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कंसिडर मतलब स्टार्ट इसी इक्वेशन से करते हैं। अब जैसे ये एक के लिए पर्टिकुलर एक एनर्जी लेवल के लिए इसको ले रही हूँ, तो सेकेंड वाला लूँगी तो सेकेंड वाले के लिए सेम लूँगी, बस यहाँ पे आई की जगह ये 1 1 1 1 हो जाएगा। सेकेंड वाले के लिए लूँगी तो 2 2 2 हो जाएगा। थर्ड वाले के लिए लूँगी तो सारा 3 हो जाएगा। तो इसको क्या करूँगी, फर्दर ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊँगी। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी टर्म को तो उस जगह पे क्या लेते हैं, ये वाले साइन को लेते हैं, इसलिए इसको लिखें W = ये पाई लिखेंगे और ये आएगा जी आई। आई मतलब क्या होगा, ये आई की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर पूरे R तक होती है, ठीक है। इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, G1 G2 G3 से लेकर के पूरे GR तक। वैसे ही N की वैल्यू N1 N2 N3 से लेके पूरे NR तक इसकी वैल्यू रहती है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो है वो ये तो एक के ले लिए, लेकिन अगर उसमें पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, सिस्टम में मिलियंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो हर के लिए अलग अलग लेना है, इसीलिए उसको मल्टीप्लाई लिखने से बेटर है हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं और एक क्या लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड पे। तो जब लॉग लेंगे तो ये LN W एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, समेशन लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका हमको क्या करना है, सबको सम करना है, ठीक है। जैसे NI बोल रहा है, NI फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे N1 + N2 + N3। तो इन सबको कैसे लिखूंगी, समेशन लिख सकती हूँ, इसीलिए क्या करते हैं सबके लिए यहाँ पे क्या लेते हैं, एक समेशन कॉमन ले लेते हैं। इसके लिए लगेगा LN, तो LN GI। अब यहाँ पे ये जो है वो नीचे है तो क्या होता है, LN A/B को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, LN A - B। तो वही लिखा हुआ है, LN A/B है तो ये A है और ये माइनस पूरा टर्म जो है वो B हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट में रहेगा ना, तो यहाँ माइनस ही रहेगा, माइनस रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं ना तो बाद में वो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये NI होगा, फिर उसके बाद यहाँ माइनस आएगा, फिर इसके लिए LN लेंगे तो ये सेम टू सेम जो रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं, ठीक, ये हो गया। फिर एज्यूम करते हैं कि NI GI की वैल्यू और GI - NI ये वाली वैल्यू जो होती है वो बहुत लार्ज होती है, तब इसके लिए स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या बोलता है कि जो LN X फैक्टोरियल, जैसे हम LN X लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 होता है, लेकिन अगर LN X फैक्टोरियल लेंगे तो इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होना चाहिए ना। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे एक फार्मूला स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जो कि क्या बोलता है, LN X फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, X LN X - X के बराबर होगा। अब इसी को ही इस फार्मूला में पुट करना है, जो कि क्या है, ये है LN GI। इसके जगह पे मैं अगर LN X लिखूंगी तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, GI LN GI - GI। सेम चीज़ इसके लिए लिखी, सेम चीज़ वहाँ इसके लिए लिखूंगी तो NI LN NI - NI, लेकिन ये क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेम ये माइनस है, अब फिर से वही GI - NI को सामने ये वाला जो है ना इसको मैं यहाँ पे और अच्छे से लिखी हूँ, GI - NI, फिर LN आएगा, फिर GI - NI, तो माइनस यहाँ पे है लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो GI NI। मतलब ये जो है ना ये वाले पूरे टर्म में ये वाले फार्मूला को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। प्लस कॉन्स्टेंट आया, अब उसमें ये माइनस GI है, ये प्लस GI, वैसे यहाँ पे प्लस NI है माइनस NI, दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, जो बचा हुआ है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के लिए, जिसके लिए क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो DLN W क्या होता है, 0 के बराबर होता है।
जब मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट के लिए लेते हैं तो डी एल एन डब्ल्यू की वैल्यू को लेते हैं ज़ीरो, जहाँ पे डिफ्रेंसीशन करते हैं तब डिफ्रेंसीशन में इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। बस क्या होता है, ये पूरे टर्म के सामने डी लगाएंगे डिफ्रेंसीशन का, इसके सामने डी लगाएंगे डिफ्रेंसीशन का। जब डिफ्रेंसीशन करेंगे तो ये जो है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, एल एन एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि कांस्टेंट होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब ये वाला आएगा टर्म, तो ये वाले टर्म को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखा ऐसा होता है ना, क्या होता है, पहले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, फिर प्लस साइन लगाते हैं, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले को कांस्टेंट। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन ये इसका आएगा और ये क्या होगा, इसका आएगा। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, एल एन बचेगा, यहाँ पे भी एल एन, दोनों में से एल एन को कॉमन निकाल दिए। अब उसके बाद ये जी आई एन आई को ऊपर लिखें, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। ठीक है, तो अगर मेरे को साइन को ऑल ओवर प्लस करना है तो उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जी आई एन आई क्या होगा, ऊपर आएगा, ये माइनस में इसलिए क्या हो चले जाएगा नीचे, और ये डी एन आई जो है दोनों में, तीनों में क्या लेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ से ये एन आई को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वन होगा। इट मीन्स जैसे अगर मैं इसको लिख सकती हूँ ना, जी आई बाई एन आई, ये इसका भी हो गया, माइनस एन आई बाई एन आई हो गया, तो ये पूरा कैंसिल, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तब ये फॉर्म होता है इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे दिया है कि ये डी एन आई जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। तब हम एक और फर्दर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं समेशन एन आई उसको कांस्टेंट लेते हैं, वैसे ही वहाँ पे टोटल एनर्जी होता है उसको भी क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे जब वो लेंगे डिफ्रेंसीशन तो उसको भी क्या लेते हैं, ज़ीरो कंसिडर। इट मीन्स टोटल नंबर जो होता है वो भी ज़ीरो कंसिडर करते हैं, और जो टोटल एनर्जी होता है उसको भी ज़ीरो कंसिडर। इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ पे लैग्रेंज मेथड ऑफ अनडेटरमाइंड मल्टीप्लायर्स को यूज़ करते हैं। अनडेटरमाइंड मल्टीप्लायर्स क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करते हैं, हम इसको कहीं से भी डेटरमाइन नहीं किए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं ना, इसलिए इसको अनडेटरमाइंड मल्टीप्लायर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पीछे जो इक्वेशन आया था ना, इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, समेशन डी एन आई लिए थे, और इक्वेशन नंबर 7 क्या था, समेशन ई आई डी एन आई। ठीक है, ये इक्वेशन लिए थे। तो इस 6 में क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में क्या करते हैं, बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इक्वेशन नंबर जो 5 आया था, 6 आया था, 7 आया था, सबको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के बाद क्या होता है ना, ये पूरे टर्म को क्या ले लिया है, ज़ीरो ले लिया है, इस टर्म को क्या ले लिया है, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा, यहाँ पे बचेगा बीटा, बीटा ई आई माइनस यहाँ पे एल एन, जी आई बाई एन आई माइनस वन। ठीक है, और ये पूरा वैल्यू को हम क्या कंसिडर किए हैं, प्रीवियस में ज़ीरो कंसिडर किए हैं, तो ये पूरा वैल्यू हट जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन में इसको एज इट इज़ यही छोड़ देते हैं, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एल एन जी आई बाई एन आई माइनस वन इज इक्वल्स टू ये अल्फ़ा, ये हो जाएगा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, अब यहाँ से एल एन जो है उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो एल एन शिफ्ट होता है तो ई फॉर्म होता है यहाँ पे, और जो भी वैल्यू होती है वो ई के पावर में चले जाती है। ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ से क्या करना है, एन आई की वैल्यू निकालना है, तो एन आई को इधर भेजना है और ये वाले इक्वेशन को इधर भेजना है एज इट इज़। तब यहाँ पे इस इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/kBT भी रख सकते हैं, जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। इसी इक्वेशन को बोलते हैं फर्मी डिराक इक्वेशन और स्टैटिस्टिक। इट मीन्स अगर किसी भी सिस्टम का मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट निकालना है, वहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका स्पिन इंटीग्रल स्पिन जो होना चाहिए वो हाफ इंटीग्रल होना चाहिए, लाइक 1/2, 3/2 इस तरीके से होना चाहिए, जहाँ पे क्या, और उन्हीं जिनका स्पिन जो होता है वो हाफ होता है उनको फर्मियॉन्स बोलते हैं। तो उस केसेस में अगर क्या निकालना है मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट, तो वहाँ पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। तो ये क्या है ना, पेज थोड़ा आगे मतलब हो जाता है, साथ में नहीं होता ना, तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पहले एक बार कॉपी में उसको लिख लीजिएगा। कॉपी में लिख करके जैसे जैसे मैं समझाती हूँ ना वैसे वैसे आप समझते जाइएगा, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं बार बार जहाँ पे भी डेरिवेशन बताती हूँ वहाँ पे वही चीज़ बोलती हूँ कि थ्योरी वगैरह क्या होता है देख के और सुन के समझ में आ जाता है, लेकिन डेरिवेशन को जब तक आप खुद से नहीं लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके या फिर वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद से उसको लिख लीजिए, फिर लाइन से उसको समझते जाइए, तो क्या एक एक स्टेप आपको ईजिली समझ में आते जाएगा। तो जो प्रीवियस वाला वीडियो था उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना ये दोनों आपस में रिलेट करता है। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा वो आइंस्टाइन इक्वेशन, वो भी क्या आता है, तीनों जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, उसका इक्वेशन जो है वो भी लगभग सेम ऐसी है, बस कहीं कहीं पे माइनर जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है, एंड आई होप जो आपको तीनों का जो डिफरेंस था मेजर वो समझ में आया
आया होगा कि कब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ करते हैं, कब हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हैं और कब हम बोस-आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर कोई टॉपिक है जिसको आप जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, उसको सजेस्ट करना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। और भी वीडियोज़ हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की, जिसको आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।